Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next topic in the Indian Constitution, जो है यहाँ पे सिटीजनशिप हम पढ़ने वाले। तो आर्टिकल 6 टू आर्टिकल 11 आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। तो देखते हैं सिटीजनशिप क्या होते हैं। ओके, तो चलो सिटीजनशिप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में सिटीजनशिप क्या है वो देखते हैं। सिटीजनशिप क्या होता है? इज द स्टेटस ऑफ द पर्सन। तो सिटीजनशिप क्या है? स्टेटस ऑफ द पर्सन का एक स्टेटस है ऑफ द पर्सन रिकॉग्नाइज्ड अंडर एनी कस्टम और लॉ एज बीइंग अ लीगल मेंबर ऑफ द सॉवरेन नेशन लीगल क्या है यहाँ पे? मेंबर ऑफ द सॉवरेन नेशन और नेशंस ऑफ बिलोंगिंग टू द स्टेट और स्टेट्स। तो क्या है यहाँ पे? सिटीजनशिप क्या है यहाँ पे? इज द स्टेटस ऑफ द पर्सन। तो स्टेटस, पर्सन का एक स्टेटस है, उससे क्या पता चलता है इस ये जो पर्सन है किस स्टेट से है। ओके, सिटीजन कौन सी है इसकी। ओके, अ पर्सन में अडॉप्ट citizenship of a particular nation or may adopt citizenship of many states. A person may adopt citizenship of particular nation। तो यहाँ पे पर्सन क्या कर सकता है? सिटीजनशिप ले सकता है, अडॉप्ट कर सकता है वन नेशन मतलब पर्टिकुलर नेशन का, और मे अडॉप्ट अ सिटीजनशिप ऑफ मेनी नेशन का यहाँ पे क्या कर सकता है? सिटीजनशिप ले सकता है। तो यहाँ पे क्या वैसे प्रोविजन होना चाहिए कि उस कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे सिटीजनशिप दो का ले सकते हैं। ओके, उसको हम जो कंसेप्ट है इसको दो सिटीजनशिप जो है इसको डुअल कंसेप्ट सिटीजनशिप का कंसेप्ट बोलते हैं। ओके, उसके बाद जो है कंट्रीज विच अलाउड डुअल सिटीजनशिप कौन कौन से है? इजराइल, इटली, नॉर्वे, पाकिस्तान, पुर्तगाल, बेल्जियम। उसके बाद जो है कंट्रीज विच डू नॉट अलाउड द डुअल सिटीजनशिप विच आर इंडिया, मलेशिया, जापान, चाइना, पोलैंड, यूक्रेन जो है यहाँ पे क्या है? विच डोंट अलाउ टू डुअल सिटीजनशिप। तो देखते हैं उसके बाद क्या है। तो अब जो है यहाँ पे सिमिलर कंसेप्ट लाइक दी सिटीजनशिप से जो यहाँ पे सिमिलर कंसेप्ट है वो देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो रहते हैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखते हैं, हम ब्रीफली देखेंगे यहाँ पे जो नेशनलिटी है, डोमिसाइल है, रेसिडेंट है एंड सिटीजनशिप का क्या डिफरेंस है। ओके, आपको समझ आएगा। तो देखते हैं कि क्या डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम नेशनलिटी देखेंगे। नेशनलिटी क्या है? अ नेशनल पर्सन, अ नेशनल इज अ पर्सन हु owes a permanent allegiance to a state and enjoys the diplomatic protection of the state। तो देखो यहाँ पे यहाँ पे समझ नहीं आया होगा। तो देखो यहाँ पे नेशनलिटी रेफर्स टू द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड नेशन। जो नेशन है मतलब नेशन जो है यहाँ पे उसका, एंड जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल जो है पर्सन जो है उसका जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बताता है। इट इज जनरली एक्वायर्ड बाय बर्थ। जनरली कैसे एक्वायर्ड होता है? बाय बर्थ से यहाँ पे एक्वायर्ड होता है और डिसेंट से एक्वायर्ड होता है। एंड सिग्निफाइज अ पर्सन्स मेंबरशिप टू अ कंट्री। तो क्या करता है यहाँ पे? पर्सन जो मेंबरशिप है कंट्री को वो सिग्निफाई करता है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर से बताती हूँ नेशनलिटी क्या होता है। यहाँ पे नेशनलिटी क्या रेफर करता है? जो रिलेशनशिप है नेशन का एंड इंडिविजुअल का। जो रिलेशनशिप क्या है? नेशन एंड इंडिविजुअल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको बताता है नेशनलिटी। ओके, एंड बिटवीन ऑफ नेशन इट इज जनरली एक्वायर्ड बाय द बर्थ। लेकिन जो नेशनलिटी है आपको याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे देखेंगे सिटीजनशिप कैसे एक्वायर होता है, कैसे आता है। लेकिन नेशनलिटी जो है जनरली एक्वायर्ड बाय बर्थ और डिसेंट और सिग्निफाइज अ पर्सन मेंबरशिप टू अ कंट्री। तो हम आर्टिकल देखते हैं तब कैसे नेशनलिटी आप ले सकते हैं, सिटीजनशिप कैसे लेंगे यहाँ पे वो हम देखेंगे आगे। तो देखो यहाँ पे जो है एग्जांपल देखो, अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया टू ए इंडियन पेरेंट्स हैज़ इंडियन नेशनलिटी। क्या हुआ कि पर्सन जो इंडिया में बॉर्न हुआ है उसके इंडियन पेरेंट्स है तो उसकी नेशनलिटी क्या हुई? इंडिया हुई। ओके, उसके बाद देखो पर्सन बॉर्न इन फ्रांस टू फ्रेंच पेरेंट्स हैज़ द फ्रेंच नेशनलिटी। अगर पर्सन क्या हुआ है फ्रांस में यहाँ पे क्या है बॉर्न हुआ है तो उसको जो पेरेंट्स है उसके जो है यहाँ पे पेरेंट्स क्या हुए? फ्रांस के हैं, तो वो भी पर्सन क्या हुआ? फ्रांस नेशन का ही होगा, फ्रेंच नेशनलिटी होगी उसकी। तो देखो आगे सिटीजनशिप क्या होता है। हाँ,
तो सिटीजनशिप क्या होता है? इट मोस्ट कंप्लीट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन एंड द कंट्री। तो यहाँ पे क्या बोला है? मोस्ट कंप्लीट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन एंड द कंट्री एज अ सिटीजन हैव ऑल पॉलिटिकल राइट्स एंड दे कांट बी डिपोर्टेड। तो देखो यहाँ पे क्या है, सिटीजनशिप क्या होता है? अभी हम जो टॉपिक देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वही है जो सिटीजनशिप का है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, सिटीजनशिप इज द स्टेटस ग्रांटेड बाय द कंट्री। तो सिटीजनशिप क्या है? जो स्टेटस ग्रांटेड बाय द कंट्री। कंट्री यहाँ पे क्या करती है? इंडिविजुअल को क्या करती है? यहाँ पे स्टेटस ग्रांट करती है, अंडर इट्स डोमेस्टिक लॉ में क्या करती है? स्टेटस ग्रांट करती है, गिविंग देम अ राइट्स एंड ड्यूटीज। जो सिटीजनशिप है यहाँ पे क्या, यहाँ पे उसको राइट देती है, राइट प्रोवाइड करती है, ड्यूटीज प्रोवाइड करती है यहाँ पे। ओके, तो देखो यहाँ पे कौन से राइट्स एंड ड्यूटीज होगी यहाँ पे? लाइक द एग्जांपल, वोटिंग, होल्डिंग अ पासपोर्ट, पेइंग अ टैक्सेस। तो यहाँ पे सिटीजनशिप, जो इंडिया का सिटीजन है उसको ये जो राइट्स है, ड्यूटीज है, वो यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद देखो, सिटीजनशिप गिव्स अ लीगल राइट्स विद इन द कंट्री। तो सिटीजनशिप क्या करता है? यहाँ पे लीगल राइट्स देता है विद इन द कंट्री, लाइक द राइट टू वोट, वर्क एंड गेट द प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे है, तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे नेशनलिटी का एग्जाम्पल लिया था। कौन सा एग्जाम्पल लिया था हमने नेशनलिटी में? अगर कोई पर्सन इंडिया में बॉर्न हुआ है तो इंडियन नेशनलिटी का हुआ, फ्रेंच में हुआ है तो फ्रेंच नेशनलिटी का हुआ। वैसे सिटीजनशिप का क्या एग्जाम्पल होगा? एन इंडियन नेशनल हु एक्वायर्स यूएस सिटीजनशिप लूजेस द इंडियन सिटीजनशिप। ऐसा नहीं है, नेशनलिटी इंडियन ही होगा। नेशनलिटी क्या होगा? मैं क्या यहाँ पे मेरा बर्थ कहाँ हुआ है? इंडिया में हुआ है। थोड़े दिनों के बाद मैंने क्या किया? यूएस का यहाँ पे सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? मुझे सिटीजनशिप यूएस का मिला, इंडिया का क्या हुआ यहाँ पे? ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिटीजनशिप जो है मैंने यहाँ पे लूज़ किया। ओके, इंडिया का। तो यहाँ पे सिटीजनशिप की बात हो रही है। उसके बाद देखते हैं हम डोमिसाइल क्या होता है। आई होप सिटीजनशिप एंड नेशनलिटी समझ आया होगा। डोमिसाइल देखो, इट इज़ वेयर समवन लिव्स विद द इंटेंट टू स्टे। इट रेफर्स पर्टिकुलरली टू अ नेशन, province, city. One may have many residents but have only one domicile. ओके, तो डोमिसाइल क्या होता है यहाँ पे? डोमिसाइल इज द लीगल कंसेप्ट दैट रेफर्स टू द पर्सन परमानेंट होम। तो डोमिसाइल क्या होता है? वेयर इफ समवन लिव्स विद इंटेंशन टू स्टे। तो उसका इंटेंशन क्या है यहाँ पे? टू स्टे, यहाँ पे स्टे करना उसका इंटेंशन है। इट रेफर्स टू particularly to the nation, province, city. One may have the many residents but have only one residence. तो यहाँ पे क्या है कि domicile is a legal concept that refers to a person permanent home. It used to specially in the taxation, marriage law and the succession. तो यहाँ पे क्या होगा कि अ पर्सन कैन हैव ओनली वन डोमिसाइल। तो पर्सन को क्या हो सकता है? एट ए टाइम वन डोमिसाइल हो सकता है। ओके, एंड इट शोज द इंटेंशन टू परमानेंटली लिव एंड रिसाइड देयर। तो इंटेंशन क्या होता है? परमानेंटली लिव देयर एंड रिसाइड देयर। ओके, उसके बाद जो है हम रेसिडेंसी देखेंगे कि क्या है रेसिडेंसी। रेसिडेंट मीन्स, तो यहाँ पे रेसिडेंट मीन्स that a foreign country allowed any person to live and work in the another country. तो foreign country क्या कर सकती है यहाँ पे कि उनको अलाउ कर सकती है कि आप यहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप रहो। ओके, बट द पर्सन स्टिल कंसिडर अ फॉरेनर। तो यहाँ पे पर्सन को क्या करेंगे? यहाँ पे फॉरेनर ही कंसिडर करेंगे। ओके, तो रेसिडेंसी क्या हुआ यहाँ पर? रेसिडेंस इज द समवन हु लिव्स इन द कंट्री फॉर अ सर्टन टाइम पीरियड के लिए। किसी भी यहाँ पे इंडिया को छोड़ के, मैं इंडियन यहाँ पे नेशनलिटी हो तो यहाँ पे फॉरेन कंट्री में जाके वर्क के लिए टेम्पररी पीरियड के लिए वहाँ पे सर्टन टाइम के लिए रहूँगी, स्पेशली फॉर द टैक्सेशन, एम्प्लॉयमेंट और दी वीज़ा रिलेटेड पर्पस। तो यहाँ पे रेसिडेंसी इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए वहाँ पे फॉर अ पीरियड ऑफ, यूजुअली यहाँ पे क्या होता है 182 डेज से डे टाइम पीरियड यहाँ पे मेंशन रहता है। तो यहाँ पे ये हुआ यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे नेशनलिटी, सिटीजनशिप, डोमिसाइल एंड रेसिडेंसी। आई होप आपको ये जो डिफरेंस है समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ओके, आपको ये समझ आया तो बाकी के जो प्रोविजन है वो भी समझ आएंगे। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है।
ओके, तो चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिटीजनशिप इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी। हाँ, तो सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 to 11 हम अब जो प्रोविजंस है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे से आर्टिकल नंबर 5। तो आर्टिकल 5 क्या है, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कमेंसमेंट जो एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज़ डोमिसाइल होंगे यहाँ पे। ओके, मतलब यहाँ पे एवरी पर्सन इज एन डोमिसाइल ऑफ द इंडिया एंड who is born in India, either whose parents was born in India, who has been ordinarily reside in India for not less than 5 years shall be citizen of an India। तो यहाँ पे कंडीशंस बता दे रखी है कि कौन कौन से लोग यहाँ पे इंडियन सिटीजन होंगे आर्टिकल 5 में। तो क्या है देखो कि कौन कौन से पीपल जो है भारतीय होंगे यहाँ पे, एंड पाकिस्तान से मतलब जो भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे भारतीय नागरिक कौन कौन से मेंबर होंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ऑल पर्सन बोला है। ओके, जो ऑल पर्सन यहाँ पे होंगे मतलब देखो कि सबसे पहले हु हैज़ बीन बॉर्न इन दी इंडिया, उसके बाद जो है आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन दी इंडिया, आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन दी इंडिया, हु हैज़ बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स तक वो यहाँ पे क्या करते हैं, रिसाइड करते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इंडियन बोलेंगे। ओके ओके, तो ये पॉइंट समझ आया, आर्टिकल 5 का मेन कोर पॉइंट है। ओके, याद रखना है। उसके बाद देखो कि द टर्म एवरी पर्सन डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 5, जो टर्म एवरी पर्सन जो यहाँ पे बोला है ना, द टर्म एवरी पर्सन डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 5 इंक्लूड्स क्या करता है, प्रिजनर एंड द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस अल्सो। तो यहाँ पे जो एवरी पर्सन जो है यहाँ पे उसको भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो सीधी यहाँ पे आपको क्या देखना है, केस लॉ जो है यहाँ पे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रभाकर AIR 1966 का जो केस है। तो देखते हैं कि केस क्या है, सबसे पहले केस देखते हैं फिर आगे जाएंगे। ओके ओके, तो ये जो केस है ना, इसका हम फैक्ट देखेंगे, यहाँ पे जजमेंट क्या था वो देखेंगे, फिर आगे जाएंगे। तो जो है यहाँ पे प्रभाकर पांडुरंग संसगिरी वॉज द सिटीजन ऑफ इंडिया। जो प्रभाकर थे यहाँ पे वो क्या थे, सिटीजन ऑफ इंडिया थे। वॉज अ डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के अंडर यहाँ पे उनको डिटेंशन किया गया था बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ड्यूरिंग द डिटेंशन प्रभाकर wrote and attempted to send the manuscript of the book टाइटल हाउ इंडिया लॉस्ट हर फ्रीडम। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि प्रभाकर ने जो यहाँ पे थे वो क्या उन्होंने क्या किया था, रोट एंड अटेम्प्टेड टू सेंड अ मैनस्क्रिप्ट ऑफ द बुक, यहाँ पे उन्होंने सेंड करने का ट्राई किया था। हाउ इंडिया लॉस्ट हर फ्रीडम, कैसे यहाँ पे इंडिया ने फ्रीडम लॉस्ट किया है उसके ऊपर बुक लिखा था उन्होंने, टू अ प्रेस फॉर द पब्लिकेशन के लिए। ओके, तो आगे क्या हुआ देखो, द गवर्नमेंट interception that the manuscript and refuse to return it। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, उसको रिफ्यूज किया एंड रिटर्न कर दिया उसको, साइटिंग सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर कंसर्न्स के लिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, रिटर्न किया। तो प्रभाकर ने क्या किया यहाँ पे, प्रभाकर जो थे उन्होंने क्या किया यहाँ पे, फाइल रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 क्लेमिंग दिस एक्शन वायलेटेड हिज फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1A में। यहाँ पे उनका क्या था, यहाँ पे राइट वायलेट हुआ है, वो कौन सा राइट है, फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, ऐसे उन्होंने क्लेम किया। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो था उनका यहाँ पे वायलेट हुआ है। आई होप आपको जो फैक्ट्स है समझ आए होंगे। तो आगे देखते हैं इशू क्या था यहाँ पे कोर्ट के सामने। तो सबसे पहले जो इशू है यहाँ पे, वॉज प्रभाकर स्टिल अ सिटीजन अंडर आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो यहाँ पे प्रिजनर थे वो क्या यहाँ पे आर्टिकल 5 के अंडर सिटीजन थे, स्टिल सिटीजन है। उसके बाद जो है सेकेंड में क्या बोला है, वॉज द गवर्नमेंट जस्टिफाइड इन सीजिंग द मैनस्क्रिप्ट। यहाँ पे उन्होंने जो गवर्नमेंट ने सीज किया था क्या वो जस्टिफाइड था। उसके बाद थर्ड जो था, डिड द सीजर ऑफ द मैनस्क्रिप्ट वायलेटेड हिज फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19 में उनका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे सच में वायलेट हुआ था। ये जो है यहाँ पे इशू थे। उसके बाद देखो यहाँ पे जजमेंट क्या आया था, ये ही जजमेंट है। ओके, द टर्म एवरी पर्सन डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 5
इंक्लूड्स द प्रिजनर्स एंड द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑल्सो। तो यही है जजमेंट। तो देखो क्या है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रभाकर वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो प्रभाकर कौन थे यहाँ पे, सिटीजन ऑफ इंडिया थे। उसके बाद जो है यहाँ पे विच डिफाइंस द सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Article 5 says that a person domicile in India, a person domicile in India at the commencement of the constitution shall be citizen of an India if they were born in the India or had resided in India for not less than 5 years immediately preceding the commencement। तो उसके बाद जो है सिटीजनशिप जो है यहाँ पे सिटीजन तो है, यहाँ पे बॉर्न होना चाहिए, 5 years रिसाइड करना चाहिए ऑर्डिनरली एंड आइदर हुज पेरेंट्स आर बॉर्न इन दी इंडिया। तो ये कंडीशन यहाँ पे जो आर्टिकल 5 में हमने पढ़ा है वही बताया है। ओके, उसके बाद क्या बताया है ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में जो है यहाँ पे, उसके बारे में जजमेंट क्या है यहाँ पे। द कोर्ट रूल दैट द सीजर ऑफ द मैनस्क्रिप्ट वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो क्यों जो सीजर किया था मैनस्क्रिप्ट जो था यहाँ पे, जो प्रभाकर ने यहाँ पे लिखा था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। द स्टेट वॉयलेटेड द आर्टिकल 19 क्लॉज 1A का जो है यहाँ पे वॉयलेशन हुआ था। तो यहाँ पे जो उसके बाद है रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं था यहाँ पे। ओके, तो रिस्ट्रिक्शन रिजनेबल होना चाहिए, यहाँ पे रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो उसके बाद जो है ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड राइट्स क्या है यहाँ पे, डिटेन पर्सन स्टिल रिटेन दी फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे क्या है, डिटेन पर्सन है फिर भी उसको क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। ओके, अनलेस लॉफुली कर्टेल हो तब तक उसको क्या है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये हुआ जो है हमारा जो केस है महाराष्ट्र स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रभाकर AIR 1966 का जो केस है यहाँ पे वो केस। उसके बारे में देखते हैं हम केस मोहम्मद राजा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे AIR 1993। तो देखते हैं मोहम्मद राजा का केस क्या है। तो चलो क्या है मोहम्मद राजा का केस। ओके, तो केस फैक्ट्स क्या थे इस केस में, जो फैक्ट्स हैं तो केस देखते हैं यहाँ पे फैक्ट्स क्या है। अपीलेंट जो थे यहाँ पे मोहम्मद राजा वॉज बॉर्न इन आयरन, ओके, एंड अराइव्ड इन द इंडिया। उसके बाद एज अ माइनर विथ हिज ईरानियन जो फादर थे हुज डोमिसाइल ईरानी। तो यहाँ पे जो थे यहाँ पे ईरान के थे। ओके, वो ईरान के थे, ईरानियन फादर थे, यहाँ पे डोमिसाइल थे। हिज क्लेम क्या था, ही हैड लैटर एक्वायर्ड द डोमिसाइल इन इंडिया बिफोर 21 नवंबर 1949 देयर बाय अटेनिंग इंडियन सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 5। तो उसके बाद यहाँ पे इशू क्या थे, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट के इशू थे यहाँ पे। तो यहाँ पे वेदर द मोहम्मद रजा एक्वायर्ड द डोमिसाइल इन द इंडिया प्रीवॉर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कमेंसमेंट, होने से पहले यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, जो डोमिसाइल लिया था या नहीं। उसके बाद रेसिडेंसी प्लस इंटेंशन यहाँ पे जो है, यहाँ पे 5C आर्टिकल में मेयर रेसिडेंस फॉर 5 years इज नॉट इनफ, देयर मस्ट बी एनिमस यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंटेंशन टू परमानेंटली रिसाइड इन इंडिया। जो इंटेंशन है वो यहाँ पे रहना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया है वो क्या है, द कोर्ट हेल्ड दैट द माइनर एज अ माइनर राजा's domicile was legally that of his father, Iranian होंगे वो, and such domicile continues unless the demonstrably changed residence alone is insufficient। यहाँ पे residence alone is not sufficient for the domicile। okay, he must prove that settled intention to make India as a home before 21st November 1949। उसके बाद द कोर्ट फाउंड insufficient evidence that his intention matched his long residence, thus he did not acquire the Indian domicile, hence was not an Indian citizen under Article 5। I hope आपको दोनों केसेस समझ आए होंगे। तो आगे चलते हैं हम आर्टिकल 6। तो आर्टिकल 6 क्या बात कर रहा है यहाँ पे, आर्टिकल 6 जो है यहाँ पे किसके बारे में बात करता है, माइग्रेशन पाकिस्तान टू इंडिया। माइग्रेशन जो है यहाँ पे पाकिस्तान टू इंडिया को माइग्रेशन है। अ पर्सन who migrated to India from the Pakistan became an Indian citizen if he or either his of parents or any his grandparents was born in
undivided India and also fulfilled any one of the two conditions before 19th July 1948 and after 19 July 1948. तो दोनों को कंडीशन अलग अलग है, तो देखते हैं कंडीशन क्या है. He had been ordinarily resident in India since the date of his migration and यहाँ पे क्या है, he had been registered as a citizen of India, but he had been resident in India for 6 months preceding the date of his application. ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, सिंपली इतना ही. यहाँ पे जो है बी में देखो यहाँ पे क्या है, तो जो ऑल पर्सन्स माइग्रेटेड टू द इंडिया फ्रॉम द पाकिस्तान सिटीजन होंगे. ए में क्या, ए पॉइंट में क्या है, इफ बॉर्न इन द इंडिया, इंडिया में बॉर्न है पर्सन हिमसेल्फ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स आइदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, ए में आएंगे. उसके बाद जो है यहाँ पे क्या बोला है, बी पॉइंट में क्या है, तो बी पॉइंट में बोला है इफ़ दी माइग्रेटेड बिफोर 19 जुलाई 1948, से जो पहले यहाँ पे माइग्रेटेड है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद इंडिया में वो क्या करते हैं, रिसाइड करते हैं. तो यहाँ पे पाकिस्तान को नहीं गए, इंडिया में ही रिसाइड करते, तो इंडिया के सिटीजन होंगे वो. ओके, उसके बाद क्या है, बी क्लॉज 2 में यहाँ पे जो 2 है, माइग्रेटेड आफ्टर 19 जुलाई 1948 एंड रजिस्टर्ड एज द सिटीजन. तो यहाँ पे उन्होंने रजिस्टर किया है, तो यहाँ पे वो क्या होंगे, सिटीजन होंगे. ओके, तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन लगा दी गई है कि वो जो है यहाँ पे 6 मंथ तक इंडिया में रहना चाहिए, फिर उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म होगा. उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 7. तो आर्टिकल 7 क्या बात कर रहा है यहाँ पे, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान. तो यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान, यहाँ पे क्या है, माइग्रेंट टू दी पाकिस्तान, पाकिस्तान को जा रहे हैं. All the persons migrated to Pakistan after 1st March 1947 not the citizen of an India. यहाँ पे citizen of India नहीं रहेंगे. A person migrated to Pakistan from the India after 1st March 1947 but later returned to the India resettlement could be become Indian citizen. तो यहाँ पे Indian citizen होंगे. For this he had resident in India for 6 months preceding the date of an application for the registration. Article 7 refers to the migration taking place between 1st March 1947 to 26th January 1950. एक इसमें दिया है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस पीर मोहम्मद जो थे यहाँ पे इस केस में बताया गया है. उसके बाद आर्टिकल 8 देखो, आर्टिकल 8 जो है, आर्टिकल 8 जो है यहाँ पे राइट ऑफ सिटीजनशिप पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड द इंडिया. तो यहाँ पे क्या है, ओरिजिनली क्या है, इंडियन है, बट रिसाइड्स फॉर द बिजनेस पर्पज़ के लिए वो क्या करते हैं, यहाँ पे इंडिया से बाहर रहते हैं. तो यहाँ पे क्या प्रोविज़न होगी, तो सबसे पहले प्रोविज़न क्या है, ऑल पर्सनस नॉट रिसाइडिंग इन द इंडिया तो सिटीज़न होंगे यहाँ पे. तो क्या है, वाई द 19 जुलाई 1948 का जो डेट दिया है वो क्यों है 19 जुलाई 1948 का, गवर्नमेंट इशूड द परमिट सिस्टम. यहाँ पे मतलब परमिट सिस्टम क्या होता है कि इंडिया टू पाकिस्तान, पाकिस्तान टू इंडिया, वो जो परमिट सिस्टम यहाँ पे दिया गया था. ओके, तो यहाँ पे जो है लीगल एंड ऑफिशियल पावर हेल्ड बाय द डिप्लोमेट्स और डिप्लोमेटिक एजेंट्स, एग्जाम्पल एम्बेसडर. तो यहाँ पे 8 सेक्शन में 8 आर्टिकल में क्या है, इफ़ दी बॉर्न इन इंडिया में बॉर्न है पर्सन हिमसेल्फ आइदर पेरेंट्स आइदर ग्रैंड पेरेंट्स तो डिफाइंड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो यहाँ पे रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन एज पर द लॉ, रजिस्ट्रेशन के लिए 6 मंथ रिसाइड करने वाले हैं यहाँ पे, और उसके बाद कंडीशन अप्लाई, रिसाइड करे तो ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने लो, और अदरवाइज कंडीशन यहाँ पे नहीं अप्लाई होगी. उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 9. तो 9 में क्या दिया गया है यहाँ पे, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द सिटीजनशिप. 9 में बोला है इफ द एनी पर्सन वॉलंटरीली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ द फॉरेन कंट्री ही शैल नॉट रिमेन द सिटीजन ऑफ इंडिया. ईजी है, आप जाके वॉलंटरीली आप किसी अदर कंट्री का यहाँ पे सिटीजनशिप एक्वायर कर रहे हो तो इंडिया का सिटीजनशिप तो आपके पास नहीं रहेगा. ओके, उसके बाद है आर्टिकल नंबर 10. दिस आर्टिकल डील्स विद दी दैट पार्लियामेंट कैन डिसाइड हु डीम्ड और इट्स सिटीजन ऑफ एन इंडिया. तो उसके बाद जो है आर्टिकल 11 हमारा लास्ट आर्टिकल है, पार्लियामेंट इज ओनली अथॉरिटी
to make laws for the acquisition of citizenship or termination of the citizenship. State government have no power to make the laws regarding to the citizenship. Okay, तो यहाँ पे आर्टिकल 11 जो है यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है, जो पार्लियामेंट है वो रेगुलेट करेगा. ओके, पार्लियामेंट रेगुलेट करेगा जो भी यहाँ पे लॉज है उसको. तो यहाँ पे क्या बोला है, तो सिंपली जो है यहाँ पे आर्टिकल 11 में क्या बोला है कि नो लिमिट्स ऑन द पार्लियामेंट की पावर में कोई भी लिमिटेशंस नहीं है. आर्टिकल 11 रिकॉग्नाइजेस द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट को, सुप्रीमेसी यहाँ पे आर्टिकल रिकॉग्नाइज किया है यहाँ पे आर्टिकल 11 सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट. अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सिटीजनशिप एक्ट इज एन एप्लीकेबल होगा यहाँ पे, जो अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ओके सिटीजनशिप एक्ट एप्लीकेबल होगा. आप नीचे अमेंडमेंट देख सकते हैं. आई होप जो सिटीजनशिप का पार्ट है आपको समझ आया होगा. अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. थैंक यू.